हर बार जब हीरो अपनी आंखें बंद करता था तो उसे अपने सपनों में एक अलग ही दुनिया दिखाई देती थी। वो दुनिया शांति और खुशी से भरी होती थी। लेकिन कभी कभी उसी सपने के अंदर भयानक और निर्दयी लड़ाइयां भी होती थीं। ये सपना लगातार 17 सालों से हर रात उसी तरह दोहराता आ रहा था। हर बार वही जगह, वही लोग और वही घटनाएं। असल जिंदगी में हीरो एक छोटे से 24 घंटे खुले रहने वाले स्टोर में कैशियर का काम करता था। वो मशीन की तरह ग्राहकों का सामान बिल करता और कीमत बताता था, जैसे उसने हजारों बार पहले किया हो। वो 25 साल का एक साधारण लड़का था। न परिवार, न कोई सहारा, न अच्छी पढ़ाई। एक अनाथ होने की वजह से उसकी जिंदगी बस उसी स्टोर और एक छोटे से कमरे तक सीमित थी। एक दिन स्टोर में पास ही दो लड़के आपस में बात कर रहे थे कि उनमें से एक की गर्लफ्रेंड बन गई है। हीरो ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस अपना काम करता रहा, जैसे दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखता। लेकिन इस लड़के में एक अजीब बात थी। पिछले 17 सालों से उसे हर रात एक ही सपना आता था। कभी कभी वो सपना डरावना बन जाता, लेकिन फिर भी वही सपना उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा था, क्योंकि वहीं पर वो अपनी उदास और थकी हुई जिंदगी से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाता था। ये सपना उसे पहली बार तब आया था जब वो एक अनाथालय में छोटा बच्चा था। सपने में उसने खुद को एक अजीब सी जगह पर खड़ा पाया। चारों तरफ घना कोहरा था और बीच में एक बहुत बड़ा और शानदार महल खड़ा था। हीरो धीरे धीरे उस महल की तरफ बढ़ा, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे वहां खींच रही हो। महल के दरवाजे पर उसे एक लोमड़ी का मुखौटा पहने हुए लड़की मिली। उसकी आवाज और चाल से हीरो को लगा कि वो लड़की है। उसने हीरो को अंदर जाने की इजाजत दे दी। अंदर एक बहुत बड़ा भोजन कक्ष, बैंक्वेट हॉल था। वहां सैकड़ों लोग बैठे थे और सबके चेहरों पर अलग अलग तरह के मुखौटे थे। उनमें से एक आदमी, जिसने बाज की चोंच जैसा मुखौटा पहन रखा था, बोला, अब पासा फेंकने का समय हो गया है। जैसे ही पासा टेबल पर गिरा, पूरा हॉल तेज रोशनी से चमक उठा। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान खुद कमरे के अंदर उतर आया हो। अगले ही पल हीरो ने महसूस किया कि वो अब छोटा बच्चा नहीं रहा। अब उसने अजीब कपड़े पहन रखे थे और उसके चेहरे पर भी एक भारी मुखौटा था। एक आदमी मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, आओ यहां बैठो, जैसे वे लोग बहुत समय से उसे जानते हों। लोमड़ी वाली लड़की उसके पास झुकी और बोली, तुम यहां किस नाम से पहचाने जाना चाहोगे? हीरो को लगा कि यह सब सिर्फ सपना है, इसलिए उसने अपने गेम वाला नाम बता दिया, स्नोमैन। लोमड़ी लड़की ने सिर हिलाया और बोली, अब तुम अपने किरदार को बना सकते हो। अचानक उसके सामने एक कैरेक्टर बनाने वाली विंडो खुल गई। उसमें कई तरह के पेशे और शक्तियां दिखाई दे रही थीं। हीरो ने सोचा कि अगर यह सपना है तो थोड़ा जोखिम लिया जा सकता है, इसलिए उसने चुना बर्फ की ताकत वाला एक जादूगर, फ्रॉस्ट मेज। जैसे ही उसने चुनाव किया, चारों तरफ जादुई ऊर्जा घूमने लगी। सफेद रोशनी के बीच एक नया किरदार बना, जिसकी आंखें ठंडी बर्फ जैसी थीं और हाथों में चमकती जादुई ताकत थी। पास खड़ा सुनहरे बालों वाला योद्धा मुस्कुराया और बोला, नए खिलाड़ी के लिए काफी आत्मविश्वास भरा चुनाव है। अगले ही पल खेल शुरू हो गया। दूसरे खिलाड़ी ने पासा फेंका। फिर स्नोमैन की बारी आई। उसके सामने कई विकल्प आए, भाग जाना, हमला करना या जादू से दुश्मन को रोकना। थोड़ी देर सोचने के बाद हीरो ने तीसरा विकल्प चुना, ठंडे जादू से दुश्मन के पैरों को जमाना। उसका किरदार अपना डंडा उठाता है और नीली रोशनी चमक उठती है। जादू का हमला होता है और दुश्मन के पैर बर्फ में जम जाते हैं। तभी सुनहरे बालों वाला योद्धा अपनी भारी तलवार लेकर आगे बढ़ता है। एक जोरदार वार के साथ दुश्मन जमीन पर गिर जाता है। तभी सिस्टम की आवाज आती है, मिशन पूरा हुआ। लोमड़ी लड़की मुस्कुराकर बोली, आज का रोमांच यहीं खत्म होता है। हीरो को यह खेल बहुत मजेदार लगा। उसे लगा कि यहां जीत सिर्फ किस्मत से नहीं, बल्कि समझदारी से भी मिलती है। बाज वाले मुखौटे वाला आदमी बोला, कल फिर आना स्नोमैन। उस दिन के बाद हर रात हीरो इसी अजीब दुनिया में लौटता रहा। वो यहां कई रोमांचक मिशन करता, नए किरदार बनाता और धीरे धीरे बहुत ताकतवर खिलाड़ी बन गया। लेकिन असली दुनिया में कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। अनाथालय के बच्चे सोचते थे कि वो झूठी कहानियां बना रहा है। कुछ लोग तो उसे पागल भी कहने लगे। धीरे धीरे सबने उससे दूरी बना ली। इस तरह हीरो अकेला और चुप रहने वाला इंसान बन गया। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हर रात उसे अपने सपनों की दुनिया में वापस जाना मिलता था, जहां दोस्त थे, रोमांच था और एक अलग ही जिंदगी थी। सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सुनहरे बालों वाला योद्धा बोला, आज स्नोमैन अकेले खेलेगा। जोकर जैसी पोशाक पहने आदमी ने कहा, यह अंतिम मौका है। किसी ने कहा,
अब तक किसी ने भी पूरी तरह स्वर्ग तक पहुंचने वाली आरोहण हासिल नहीं की। हीरो समझ गया कि आज आखिरी परीक्षा है। 17 सालों में उसने 30 से ज्यादा किरदार बनाए थे, उनमें से सिर्फ 9 ही आरोहण तक पहुंच पाए थे। अब उसके पास एक आखिरी मौका था। उसने पासा उठाया, पासा हवा में घूमा और जैसे ही गिरा, चारों तरफ जादुई ऊर्जा का विस्फोट हो गया। उसका किरदार चमकती हुई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। उसका किरदार फिसलकर नीचे गिर गया और फिर आरोहण एक बार फिर असफल हो गया। हीरो कुछ देर चुप बैठा रहा। उसके अंदर गुस्सा, दुख और जिद सब एक साथ उमड़ रहे थे, लेकिन फिर वह हल्का सा मुस्कुराया। स्वर्ग तक पहुंचना खेल में भी इतना आसान नहीं है। उसने सिस्टम में खेल समाप्त करो वाला विकल्प चुन लिया और इस तरह एटर्निटी की दुनिया खत्म हो गई। लेकिन असल में यह अंत नहीं था। अचानक एक तेज रोशनी चमकी। चारों तरफ सफेद बादल थे और फिर उसके सामने वही लोग खड़े थे, लोमड़ी लड़की, सुनहरा योद्धा और बाकी सब। लेकिन इस बार उनकी आंखों में दोस्ती नहीं थी। सुनहरे बालों वाला योद्धा ठंडी आवाज में बोला, तुमने सबको धोखा दिया है। तुम भगवान बनने का नाटक कर रहे थे। अब तुम खुद इस खेल की एक गोटी बन चुके हो। और फिर उसने आदेश दिया, इसे पकड़ लो। उसी पल एक अदृश्य ताकत ने उसकी गर्दन को ऐसे जकड़ लिया जैसे शुद्ध ऊर्जा की कोई जंजीर उसे कसकर पकड़ रही हो। हीरो को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बहुत शक्तिशाली जादुई बिजली ने उसके शरीर को आर पार कर दिया हो। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक सब लोग उस पर हमला क्यों करने लगे, लेकिन उस समय उसे बस अपनी जलती हुई गर्दन का दर्द महसूस हो रहा था। चारों तरफ से उस पर आरोप लगाए जाने लगे और जो लोग कभी उसके साथ खेल में लड़ाई लड़ते थे वही अब उसके दुश्मन बन गए थे। वे कह रहे थे कि इस लड़के ने खुद देवताओं को धोखा देने की कोशिश की है और इसके लिए इसे मरना ही होगा। ये सुनकर हीरो की आंखें डर से फैल गईं और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि उन्होंने अभी क्या कहा और ऐसा कैसे हो सकता है। घबराया हुआ हीरो अपनी गर्दन को जकड़ने वाली उस अदृश्य पकड़ को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी दुश्मन ने उस पर एक और जबरदस्त जादुई हमला कर दिया। सुनहरे बालों वाला योद्धा ठंडी आवाज में बोला कि यही वो जगह है जहां इस लड़के का अंत होगा। हीरो को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी मौत इतनी बेकार और इतनी जल्दी हो सकती है। तभी अचानक एक आवाज गूंज उठी जिसने कहा कि उसने ऐसे किसी फैसले के लिए अपनी मंजूरी नहीं दी है। अगले ही पल एक आदमी बिजनेस सूट पहने और हल्की चमक देने वाला मुखौटा लगाए सबके सामने प्रकट हो गया। उसी समय सुनहरे बालों वाले योद्धा ने हीरो को पकड़कर हवा में उठा लिया और उस आदमी की तरफ मुड़कर पूछा कि आखिर समस्या क्या है। बाकी लोग भी उसका साथ देते हुए कहने लगे कि हीरो ने सबका अपमान किया है और उसे सजा मिलनी ही चाहिए। उस आदमी का नाम कॉर्डन था और उसने शांत आवाज में कहा कि सबको शांत होना चाहिए और बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। हीरो ने सोचा कि उसने कॉर्डन को पहले भी एटर्निटी की दुनिया में देखा था और उसके मन में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जगी कि शायद यही आदमी उसकी मदद कर सके। तभी एक बहुत ताकतवर खिलाड़ी बोला कि स्वर्ग में खून नहीं बहाया जाना चाहिए और उसने सुझाव दिया कि इस लड़के को वहीं वापस भेज दिया जाए जहां से यह आया था। लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने हैरानी से पूछा कि क्या वो सच में गंभीर है और ऐसा करने का क्या मतलब है। कॉर्डन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जाहिर है वे उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे और वह निश्चित रूप से दोषी है, लेकिन लगता है कि सब लोग ये भूल गए हैं कि आज कौन सा दिन है। मुखौटे पहने लोग एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाहता है। तभी लिड्जा को अचानक याद आया कि आज हार्वेस्ट डे है और इसी वजह से सबने तय किया कि इस घुसपैठिए को सच में वापस भेज देना चाहिए। तभी एक जादूगर ने कठोर आवाज में कहा कि इस लड़के को वहीं भेजा जाएगा जहां उसका असली स्थान है, उस दुनिया में जहां सपने हकीकत बन जाते हैं और वहां ये पागलपन के नाम पर एक मामूली कीड़े की तरह मर जाएगा। ये सुनना हीरो के लिए बहुत ज्यादा था और वह डर के मारे जोर से चिल्ला उठा क्योंकि उसका तनाव अपनी सीमा पर पहुंच चुका था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आखिरकार हीरो थक कर अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और चारों तरफ से उसका मजाक उड़ाने की आवाजें गूंजने लगीं। चारों तरफ से हंसी और ताने सुनाई देने लगे और दुश्मन कहने लगे कि स्वर्ग को इस बेकार इंसान के खून से गंदा नहीं किया जा सकता। वे बोल रहे थे कि जब ये यहां आया था तब इसे कुछ भी पता नहीं था और इसे लगा था कि जैसे किसी खेल में सब कुछ बिना सजा के हो जाता है, वैसे ही यहां भी सब कुछ माफ हो जाएगा। तभी सुनहरे बालों वाला योद्धा ठंडी आवाज में बोला कि इसकी किस्मत यही है
कि ये धरती पर मरेगा, और इस लड़के को देवताओं की आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर हीरो के दिल में गहरी निराशा भर गई और उसे लगा कि उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है, क्योंकि कॉर्डन उसे बचाने वाला नहीं था, बल्कि शायद उसे और ज्यादा दर्द देना चाहता था। लेकिन तभी उस अफरा तफरी के बीच हीरो को एक नरम और चिंता भरी आवाज सुनाई दी, जो पूछ रही थी कि स्नोमैन कैसा महसूस कर रहा है। हीरो थोड़ा हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। तभी वह आवाज बोली कि ये शब्द सिर्फ हीरो ही सुन सकता है। हीरो मुड़ा और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया, क्योंकि वह कॉर्डन ही था जो उससे बात कर रहा था। उस जादूगर ने कहा कि वह जानता है कि हीरो कौन है, लेकिन समझाने का समय नहीं है, इसलिए सीधे बात पर आना होगा। जिस दुनिया की आदत हीरो को थी, वह अब बहुत जल्दी पूरी तरह बदलने वाली है, और आज ही दोनों दुनिया एक हो जाएंगी। धरती और एटर्निटी की दुनिया आपस में मिल जाएंगी। ये सुनकर हीरो हैरान रह गया और समझ नहीं पाया कि ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा क्यों होने वाला है। कॉर्डन ने समझाया कि देवताओं ने अपनी ताकत वापस पाने के लिए विश्वास का रास्ता छोड़कर पागलपन का रास्ता चुना है। इंसानों की सारी रचनाएं और कहानियां इस पागलपन के बदले में बदल दी जाएंगी, और इसी से देवता अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाएंगे। हीरो अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तब कॉर्डन ने कहा कि लोगों को बचाने का केवल एक ही तरीका है, और वो ये कि हीरो अंतिम एडवेंचर तक पहुंचे। वही एडवेंचर जिसमें वो पहले आरोहण से पहले असफल हो गया था, और जितना ज्यादा पागलपन इकट्ठा कर सके उतना करे, क्योंकि वही आगे काम आएगा। उसी समय हीरो ने एक आखिरी चेतावनी भी सुनी कि उसे स्वर्ग के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, वरना देवता खुद हस्तक्षेप करेंगे। हीरो समझ नहीं पा रहा था कि वो आरोहण कैसे पार करेगा, क्योंकि ये कोई साधारण खेल नहीं था, और वो उस मिशन में पहले भी कई बार असफल हो चुका था। लेकिन कॉर्डन ने उसे कुछ नहीं समझाया और बस उसे शुभकामनाएं दी और कहा कि उम्मीद है वे फिर मिलेंगे। इतने में हीरो को समझने का मौका भी नहीं मिला कि कॉर्डन के हाथ से निकली एक जादुई ताकत उसे ऊपर उठाने लगी। अगले ही पल हीरो ने महसूस किया कि वो आसमान में है और उसके पैरों के नीचे पूरी धरती दिखाई दे रही है, उसके घर, शहर और सड़कें। कॉर्डन ने कहा कि वे इस कीड़े को उसकी मौत से पहले तड़पते हुए देखेंगे, और बाकी सब लोग इस तमाशे को देखने की उम्मीद में हंसने लगे। जैसे ही जादूगर ने अपना हाथ नीचे किया, वैसे ही आसपास की पूरी दुनिया अचानक बदल गई। नजारा बदल गया और ऐसा लगा जैसे असलियत ही टूट रही हो। हीरो अपना संतुलन खो बैठा और तेजी से नीचे गिरने लगा, लेकिन अचानक एक भयंकर बवंडर और तूफान ने उसे पकड़ लिया। ऊपर खड़े उसके पुराने साथी बिना किसी चिंता के उसे देखते रहे, जैसे उसकी किस्मत से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसी समय वहां मौजूद सभी लोग पागलपन की फसल के बारे में बात करने लगे, और उन्होंने तुरंत ही उस युवा हीरो को भूल भी गए। कॉर्डन ने सबको संबोधित करते हुए उन्हें आदरणीय देवता कहा। हीरो खुद को पूरी तरह अंधेरे में पाया, एक काले खाली स्थान में, और कुछ पल तक वो इधर उधर देखने की कोशिश करता रहा कि आखिर वो कहां है। आखिरकार हीरो को समझ आया कि वो अभी भी जिंदा है, और भगवान का शुक्र है सब कुछ ठीक लग रहा था। जैसा उसने पहले सोचा था, वैसे ही उसकी सारी शंकाएं सही निकली। जिन लोगों के साथ वो इतने सालों से खेल रहा था, वे असली देवता थे, सिर्फ उसकी कल्पना नहीं, बल्कि असली जीवित अस्तित्व। हीरो इधर उधर देखने लगा कि आखिर वो कहां आ गया है। तभी उसके सामने एक सूचना दिखाई दी, जिसमें लिखा था कि एटर्निटी की दुनिया लोड हो रही है। अगले ही पल एक स्वागत संदेश आया, जिसमें बताया गया कि वो एटर्निटी की दुनिया में प्रवेश कर चुका है। हीरो हैरान होकर सामने देखने लगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब तो पहले गेम की दुनिया का हिस्सा था। उसके सामने विशाल पहाड़ों वाला अद्भुत दृश्य दिखाई दिया, और दूर एक उदास किला खड़ा था। वो सच में गेम के अंदर था, और भले ही ये मानना मुश्किल था, लेकिन सब कुछ बिल्कुल असली महसूस हो रहा था। सिस्टम ने बताया कि एटर्निटी की दुनिया में 7 अरब से भी ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। ये सुनकर हीरो हैरान रह गया और स्क्रीन को घूरता रहा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। तभी पास से एक अजीब सी आवाज और कंपन हुई, जिससे वो चौंक गया। उसके आसपास और भी बहुत से लोग अचानक दिखाई देने लगे, और सिस्टम ने बताया कि पहला एडवेंचर शुरू होने वाला है, इसलिए उसे अपने किरदार की विशेषताएं चुननी होंगी। हीरो को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पूरी मानवता एटर्निटी की दुनिया में आ गई है, और दोनों दुनियाओं का मिलन सच बन चुका है। उसे कॉर्डन की बात याद आई कि जिस दुनिया की उसे आदत थी, वो जल्द बदलने वाली है, और आज दोनों दुनिया एक हो जाएंगी। अब उसे अपने दिमाग को संभालना था, क्योंकि ये खेल कभी सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि अब उसकी नई हकीकत बन चुका था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती थी, क्योंकि दुश्मनों के कहे हुए शब्द उसके दिमाग में घूमने लगे।
कॉर्डन ने उसे धमकी दी थी कि वो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत न करे और वो धरती पर एक कीड़े की तरह मर जाएगा। हीरो को याद आया कि वे उसे कीड़ा कह रहे थे और उसने महसूस किया कि उसके पुराने साथी बहुत घमंडी हो चुके थे। अगले ही पल उसने अपनी मुट्ठी कस ली, लेकिन उन्होंने इस कीड़े को कम आंका था जो सबको धोखा देने में सफल हो गया था। उसी पल लड़के के अंदर एक मजबूत निश्चय पैदा हुआ, क्योंकि अब वो किसी बोर्ड पर रखी एक गोटी नहीं था, बल्कि वो साबित करेगा कि वो जिंदा रह सकता है। अनाथालय में बिताया उसका दर्द भरा बचपन फिर से उसके सामने आ गया और पुराने घाव फिर से खुल गए। अब वही हाल उन लोगों के साथ भी हो रहा था जिन्हें उसने कभी अपना समझा था, और इससे वो बहुत दुखी हो गया। हीरो ने सोचा कि अगर सिर्फ इंसान होकर पैदा होने की वजह से उसे ये सब सहना पड़ रहा है तो ये बिल्कुल अन्याय है, लेकिन कम से कम अब वो इन खुद को देवता कहने वालों पर गुस्सा तो कर सकता था। उसने तय किया कि वो पिछले 17 सालों में मिले अनुभव का इस्तेमाल करेगा। इसलिए हीरो ने क्रिएट का बटन दबाया और अपने मन में ठान लिया कि वो हर काम में सफलता हासिल करेगा। अगले ही पल सिस्टम ने घोषणा की कि किरदार बन चुका है, और हीरो ने तय किया कि वो 31वां अनोखा पात्र बनेगा जो जरूर बदला लेगा और उन तक पहुंचकर उन्हें दिखाएगा। शैडो समनर स्नोमैन एटर्नल पैंडेमिक की दुनिया में प्रवेश कर गया, जो एक बोर्ड गेम की तरह थी, जहां शुरुआत के गुण ही सब कुछ तय करते हैं, जैसे असल जिंदगी में होता है। अब खेल सच बन चुका था और मौत का मतलब हमेशा के लिए अंत था। इसलिए उसे ऐसा किरदार चाहिए था जो बिना रुकावट के आरोहण हासिल कर सके। एटर्निटी की दुनिया में एक साथ कई शर्तें चुनना संभव था, जिससे कुछ अनोखा बनाया जा सकता था, लेकिन इसी वजह से कुछ क्लास मजबूत थीं और कुछ कमजोर। अपनी पिछली कोशिशों में हीरो अक्सर दूसरे खिलाड़ियों पर भरोसा करता था, लेकिन अब वो बिल्कुल अकेला था। सभी विकल्पों में से एक ऐसा संयोजन था जिसे उसने पहले कभी अंत तक नहीं आजमाया था, और इस बार उसने वही चुना। शैडो तत्व के साथ सारे अंक बुद्धि, खाना बनाने की कला और धारणा में लगाए गए। समनर एक साधारण सी योजना थी जो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती थी और सहारे के रूप में भी ज्यादा काम की नहीं थी, लेकिन दो कमजोर गुणों को मिलाकर शायद कोई नया और दिलचस्प परिणाम मिल सकता था। थोड़ी ही देर में शैडो समनर स्नोमैन को पैंडेमिक की दुनिया में भेज दिया गया। एटर्निटी की दुनिया में पहला एडवेंचर अपने आप चुना गया और उसके सामने एक मिशन का नाम दिखाई दिया जिसका शीर्षक था मूनलाइट डांस। पैंडेमिक की इस जगह में जगह जगह जाल बिछे हुए थे और जिंदा रहने के लिए उसे उन्हें पहचानना सीखना था, क्योंकि ये जगह ट्रेनिंग के लिए बनाई गई थी। हीरो बिना डरे अपने पहले एडवेंचर पर निकल पड़ा और अनजान खंडहरों तक पहुंच गया। इन खंडहरों में उसे कम से कम एक परीक्षा पास करनी थी जिसका नाम था भूले हुए चांद के खंडहर, और अगर वो सफल हुआ तो इनाम मिलेगा, वरना सफल होने पर मौत भी हो सकती थी। लड़के ने ध्यान से सब कुछ पढ़ा और उसे लगा कि भूले हुए चांद के खंडहर का नाम उसे पहले से जाना पहचाना लग रहा है। हीरो को याद आया कि ये शुरुआती खिलाड़ियों के लिए बनाए गए एडवेंचर थे ताकि वे एटर्निटी की दुनिया के नियमों को समझ सकें। पहली नजर में ही इसकी कठिनाई काफी ज्यादा लग रही थी और अक्सर आगे बढ़ते हुए लगातार नुकसान भी झेलना पड़ता था। भूले हुए चांद के ये खंडहर जानों से भरे हुए थे और ये उसके लिए बड़ी समस्या बन सकती थी, क्योंकि हीरो के पास खतरों को निष्क्रिय करने की कोई खास क्लास या स्किल नहीं थी। इसके अलावा वो एक शैडो समनर था, यानी जादू चलाने वाला ऐसा खिलाड़ी जो बहुत धीरे चलता था, और उसने अपने सारे गुण बुद्धि पर लगा दिए थे। हीरो समझ गया कि यह आसान नहीं होगा और उसे पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। कभी कभी तो उसे यह भी लगता कि अगर उसे पहले से पता होता कि पहला एडवेंचर ऐसा होगा तो वो कोई दूसरी क्लास चुन लेता। उसने मन ही मन सोचा कि जो दृश्य पहले उसके लिए सिर्फ खेल में था वही अब असली बन चुका है, क्योंकि अब वो सच में एक गोटी बन चुका था। भूले हुए चांद के खंडहर ठीक उसके सामने खड़े थे और हीरो एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंच गया जो अंदर की ओर जाता था। यहां दो विकल्प थे कि कहां से शुरुआत की जाए, दरवाजे के साथ क्रिया करे या लीवर के साथ, लेकिन यह साफ नहीं था कि सही विकल्प कौन सा होगा। तभी अचानक उसके सामने एक सूचना खिड़की खुल गई जो काफी हैरान करने वाली थी। हीरो को अचानक एहसास हुआ कि वो अलग अलग कामों के विकल्प देख सकता है, और उसने सोचा कि क्या यह सुविधा सबको मिल रही है या सिर्फ उसे ही। शायद सिस्टम कुछ संकेत दे रहा था। हालांकि हीरो पहले ही इस खेल के लगभग सारे नियम सीख चुका था, क्योंकि पहले इसका ट्रायल वर्जन था और उसे लगा कि शायद असली वर्जन में विकल्प बदल सकते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। हीरो हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि वो इन खंडहरों को पार करके अपने सामने खड़ी चुनौती को पूरा कर सकता है। ये खेल वो 17 साल से खेलता आ रहा था और पुरानी आदत के मुताबिक पहले बाएं और फिर दाएं मुड़ने का रास्ता चुनता था। सही विकल्प चुनना उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और अगर विकल्प ज्यादा होते तो वो सिर्फ याददाश्त पर भरोसा नहीं करता।
लेकिन इस बार कोई शक नहीं था और सच में उसके सामने का दरवाजा खुल गया। उसने उस उदास और बेरंग इमारत के अंदर झांक कर देखा जो बिल्कुल सूनी लग रही थी। हीरो धीरे धीरे फर्श पर कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगा क्योंकि उसे लग रहा था कि ये जगह उसे पहले से जानी पहचानी है। उसने फिर से सिस्टम की तरफ देखा कि मौजूदा हालात के बारे में क्या लिखा है। उसे पता चला कि ये भूले हुए चांद के खंडहरों की पहली परीक्षा है जिसे वो पहले भी पार कर चुका था। उसे टाइलों पर कदम रखते हुए दूसरी तरफ पहुंचना था, लेकिन अगर उसने गलत टाइल चुन ली तो परिणाम बहुत भयानक हो सकते थे। तभी जाल सक्रिय हो सकता था और उसे हर हाल में उससे निपटना पड़ता। अब यह कोई खेल नहीं था, बल्कि असली जिंदगी थी जहां हीरो मौत और अनजान अंधेरे से बस एक कदम दूर खड़ा था। हीरो एटर्निटी की दुनिया में मौजूद लगभग सभी मुख्य प्रतिभाओं को पहले ही आजमा चुका था और उसे पता था कि कौन से विकल्प कौन से छिपे हुए रास्ते खोलते हैं। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका ज्ञान था और इसी वजह से उसने पहले पासा फेंकते समय सही विकल्प चुने थे। हीरो ने ऊपर देखा और उसके सामने आए अजीब से पहेली जैसे संकेत का जवाब समझने की कोशिश की। उसके पास पुरातत्व या धर्मशास्त्र की प्रतिभा नहीं थी जिससे वो हर लिखावट को पढ़ सके, लेकिन उसने उसका मुख्य अर्थ समझ लिया। शेर ताकतवर था, अडिग था, बहुत गर्वीला और शाही था, जबकि भेड़ विनम्र थी, सबसे पीछे चलती थी और सिर झुकाकर चलती थी। उदार चांद सबको अपनी रोशनी में समेटे हुए था और भेड़िए ने बाघ के ठीक बाद कदम बढ़ाया। यह सब कुछ देखकर उसे लगा कि जवाब काफी साफ है। पहली नजर में यह पहेली मुश्किल लग सकती थी, लेकिन असल में बात सिर्फ इतनी थी कि सही क्रम में टाइलों पर कदम रखना था। हीरो इस नतीजे पर पहुंचा कि यह काम उतना कठिन नहीं है जितना दिख रहा है, बस सही क्रम को दोहराना था ताकि चोट से बचा जा सके। हल्का सा उत्साह महसूस करते हुए और अपने फैसले पर भरोसा रखते हुए उसने आगे कदम बढ़ाया। वो धीरे धीरे पत्थर की फर्श पर बनी टाइलों पर चलता गया और उन जानवरों के सही क्रम को चुनता गया जो पत्थर पर उकेरे गए थे। उसका पहला चुनाव शेर था और जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो हीरो समझ गया कि उसने सही कदम उठाया है। अपनी ही समझ के अनुसार उसने दूसरा कदम बढ़ाया और उसका दिल उम्मीद से भर गया। हीरो संतोष के साथ मुस्कुराया क्योंकि उसे लगा कि उसने पहेली सुलझा ली है। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था। हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था और वो तेजी और दृढ़ता के साथ उन सभी पत्थर की पट्टियों पर चलता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया। उसने परीक्षा सुरक्षित रूप से पार कर ली, गहरी सांस ली और अगले हॉल में पहुंच गया जहां हल्की चांदी जैसी रोशनी फैली हुई थी। हीरो ने भौं उठाई और मन ही मन मुस्कुराया क्योंकि ये काम उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान निकला। सिस्टम ने बताया कि हीरो ने भूले हुए चांद के खंडहर बिना किसी नुकसान के पार कर लिए हैं और तांबे का संदूक लोहे के संदूक में बदल गया है। लेकिन वो चाहे तो इनाम लेने से मना करके आगे की परीक्षा जारी रख सकता है। हीरो कुछ देर सोचने लगा। इनाम आकर्षक लग रहा था, लेकिन अगर वो जोखिम लेकर आगे बढ़े तो उसे इससे भी बड़ा इनाम मिल सकता था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने आगे बढ़ने का फैसला किया क्योंकि उसे याद था कि भूले हुए चांद के खंडहर खिलाड़ी को विनम्रता सिखाने के लिए बनाए गए थे और लालच अक्सर आखिरी गलती बन जाता है। युवा हीरो के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। उसने तय किया कि वो आसान इनाम के लालच में नहीं पड़ेगा और सावधानी से अगले गलियारे में झांका। उसके सामने एक लंबी सुरंग फैली हुई थी और हीरो ने तुरंत पहचान लिया कि ये भूले हुए चांद के खंडहरों की दूसरी परीक्षा है। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये एक जाल था जिसमें हर कदम के साथ मौत का खतरा बना रहता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। हीरो की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि यह गलियारा उसकी याद से कहीं ज्यादा लंबा हो गया है। निराश होकर हीरो समझ गया कि उसका पुराना ज्ञान अब बेकार हो चुका है। सिस्टम ने चेतावनी दी कि वो केवल लाल, नीली और काली टाइलों पर ही कदम रख सकता है और हर बार उनके सक्रिय होने का क्रम बदलता रहेगा। ये सुनकर वो धीरे से बड़बड़ाया क्योंकि उसके पास जाल निष्क्रिय करने या मशीनों की समझ जैसी प्रतिभाएं नहीं थीं जो इस काम को आसान बना सकती थीं। उसने ऊपर देखा और चिकनी दीवार पर अपनी परछाई देखी। हल्की रोशनी में वो चेहरा उसे अजनबी सा लगा और उसने कुछ पल खुद को गौर से देखा। उसकी गर्दन पर काली पट्टी का निशान उसे अतीत की याद दिला रहा था, वही निशान जो कॉलर ने छोड़ा था और जो बिजली के देवता का दिया हुआ उपहार था। उसके सीने में गुस्सा भड़क उठा और उसने कसम खाई कि एक दिन वो उनसे इसका पूरा बदला लेगा। लेकिन अभी नफरत का समय नहीं था। हीरो ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और धीरे से लाल टाइल पर कदम रखा। कौन जानता है, शायद वो सही क्रम का अंदाजा लगा ले और परीक्षा पार कर जाए। हालांकि तनाव के कारण उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था।
फिर भी वो धीरे धीरे सामने फैली रंगीन धारियों को देखने लगा, जो पूरे गलियारे में सांप की खाल की तरह फैली हुई थीं। उसने हिम्मत जुटाई और नीली टाइल पर कदम रखा, इस उम्मीद में कि उसका चुनाव सही होगा। लेकिन उसी पल हवा में एक तेज खाली धमाका गूंजा और हीरो अनायास ही ठिठक गया। उसके शरीर में तेज दर्द दौड़ गया। वो चिल्ला उठा और पूरे शरीर में दौड़ी कंपन से उसकी मांसपेशियां सिकुड़ गईं। लेकिन इस दर्द ने उसके अंदर के उत्साह को और भड़का दिया। भीतर कहीं उसे इस खतरे में अजीब सा आनंद महसूस हुआ और उसने सोचा कि अब मामला सच में दिलचस्प होता जा रहा है। उसी समय ऊपर से कुछ देखने वाले लोग उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे और उनमें से एक, जिसे हेल कहा जाता था, उसने तो कटोरे में पागलपन का एक सिक्का भी डाल दिया। इसी बीच हीरो आगे बढ़ता रहा और जैसे ही उसने फिर एक गलती की, दीवार से तुरंत एक जाल बाहर निकल आया। उसने मन ही मन गाली दी और सोचा कि इस परीक्षा को बनाने वाले लोग सच में बहुत निर्दयी हैं, क्योंकि भला कौन लगातार 4 लाल टाइलें रखता है। उसके बाद लाल, नीले और काले चिन्ह आए और हीरो ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा कि क्योंकि पहले लाल आया था, इसलिए इस बार दूसरा विकल्प आजमाना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने जोखिम लेने का फैसला किया और नीली पट्टी पर कदम रखने का निश्चय किया, इस उम्मीद में कि इस बार उसकी समझ उसे धोखा नहीं देगी। लेकिन यह चुनाव भी गलत निकला और उसी पल पूरे हॉल में हंसी गूंज उठी। हीरो ने दांत भींच लिए और सोचा कि अगर एक भी कदम गलत हुआ तो वो कुचल दिया जाएगा। देखने वाले लोग पहले ही मान चुके थे कि ये लड़का अब बच नहीं पाएगा और किसी ने कहा कि इस पागल के पास बचने का बस एक ही तरीका है कि बिना सोचे पूरी तेजी से दौड़ पड़े। लेकिन तभी सबकी हैरानी के बीच हीरो अचानक अपनी जगह से उछला और तेजी से आगे बढ़ने लगा, जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि पैर कहाँ रखना है। उसकी चाल अचानक आत्मविश्वास से भरी और सटीक हो गई और जो लोग ये परीक्षा देख रहे थे वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वे आपस में फुसफुसाने लगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के के साथ अचानक क्या हो गया और वो इतना बदल कैसे गया। तभी सिस्टम ने घोषणा की कि विश्लेषण पूरा हो चुका है और अब यह साफ है कि उसने जाल की असली चाल समझ ली है। हीरो को याद आया कि टाइलों का क्रम हर 5 कदम बाद दोहराया जाता है और जैसे ही उसे यह पैटर्न समझ आया, सब कुछ साफ हो गया। देखने वाले लोग गुस्से में मुट्ठियां भींचकर समझ गए कि यह लड़का उनकी परीक्षा का राज जान चुका है और अब जाल उसके लिए बेकार हो चुका है। उसकी सफलता देखकर देवता भी हैरान रह गए और निराश होकर आपस में पूछने लगे कि इतनी बेवकूफी भरा क्रम आखिर किसने बनाया था। तभी सिस्टम ने घोषणा की कि हीरो ने भूले हुए चांद के खंडरों की दूसरी परीक्षा भी पार कर ली है और अब वो अपना इनाम चुन सकता है। उसके सामने जो चांदी का संदूक प्रकट हुआ था वो सोने के संदूक में बदल गया, क्योंकि जाल 10 बार से कम सक्रिय हुआ था। हीरो ने सामने रखे चमकते हुए संदूक को ध्यान से देखा और सोचा कि अब वो आराम से ये इनाम लेकर अपना एडवेंचर खत्म कर सकता है, क्योंकि उसका लक्ष्य पूरा हो चुका है। लेकिन एक पल बाद वो रुक गया, जैसे उसके अंदर कुछ उसे आसान रास्ता अपनाने से रोक रहा हो, और अगले ही क्षण हिम्मत जुटाकर हीरो उस संदूक को छोड़कर आगे बढ़ गया। वो अंधेरे गलियारे में तेजी से आगे बढ़ा और थोड़ी ही देर में उसके सामने एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर कई चिन्ह उकेरे हुए थे। उसके पीछे मून स्क्वायर था और दरवाजे पर चमकते हुए शब्द चेतावनी दे रहे थे कि यात्रियों को घमंडी नहीं होना चाहिए और उन्हें अपनी सीमा पता होनी चाहिए। साथ ही उस पर यह भी लिखा था कि विनम्र रहना जरूरी है। हीरो को यकीन था कि जिस कमीने के बारे में वो सोच रहा था वो जरूर यहीं कहीं होगा। सिस्टम ने उसे 2 विकल्प दिए, या तो चेतावनी को नजरअंदाज करके अपनी ताकत आजमाओ या अपनी कमजोरी स्वीकार करके पीछे हट जाओ। ये चुनाव साफ था, लेकिन हीरो ने चमकते हुए शब्दों के पास हाथ ले जाकर कुछ पल सोचने का नाटक किया। असल में यह सिर्फ औपचारिकता थी, क्योंकि उसके दिल में वो पहले से जानता था कि वो कभी पीछे हटने का रास्ता नहीं चुनेगा। अगले ही पल दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुल गया, जैसे चांद खुद उसकी हिम्मत पर गुस्सा हो गया हो। युवा हीरो आगे बढ़ा और उसके सामने खुले विशाल हॉल की भव्यता देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। हॉल के बीचों बीच एक विशाल योद्धा खड़ा था, भारी लोहे के कवच में लिपटा हुआ, जिस पर चांद के चिन्ह और लोहे की जंजीरें सजी हुई थीं। हीरो तुरंत समझ गया कि अगली परीक्षा इसी योद्धा से जुड़ी हुई है। उस योद्धा की आंखें तेज चमकती रोशनी से जल रही थीं और उनमें तिरस्कार भरा हुआ था, जैसे वो किसी तुच्छ प्राणी को देख रहा हो। दुश्मन ने गुस्से से कहा कि उसके सामने एक घमंडी लड़का खड़ा है और ये बदमाश जो वहां घुस आया जहां उसे नहीं आना चाहिए था, अपने इस दुस्साहस की सजा जरूर पाएगा। उसने घोषणा की कि वो इस बेहुदा घुसपैठिए का सिर काट देगा और यह बहुत जल्द होने वाला है। हीरो हल्का सा मुस्कुराया और मनी मन सोचा कि काफी समय बाद फिर मुलाकात हो रही है और यह मुकाबला काफी शानदार होने वाला है।
उसी समय वो योद्धा अपना हथियार उठाता है और उसके चारों तरफ आग जैसे घूमते भंवर उठने लगते हैं, जिनमें चांद की जादुई शक्ति भरी हुई थी। मून नाइट करुणा अब हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। इसी बीच ऊपर कहीं एक और खिलाड़ी पासा फेंकता है और गुस्से में बड़बड़ाने लगता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसे लग रहा था कि ये दुश्मन खेल के सारे नियम तोड़ रहा है और कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि इसे हराया कैसे जाए। बाकी खिलाड़ी भी नाराज थे, क्योंकि उन्हें वादा किया गया था कि इस खेल में बस पासा फेंकना होगा और मजा लेना होगा, न कि जानलेवा परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। लेकिन वे जितनी बार कोशिश करते, हर बार नतीजा एक जैसा ही होता, क्योंकि ये राक्षस बिना किसी मेहनत के उन्हें खत्म कर देता था। ये परीक्षा, जिसका नाम था मूनलाइट नाइट का डांस, केवल भूले हुए चांद के खंडहर के बिल्कुल आखिरी हिस्से में दिखाई देती थी, और इसका मैदान था मशहूर मून स्क्वायर। वहां केवल एक सुरक्षित जगह थी, एक छोटा सा चबूतरा, जिस पर चढ़कर थोड़ी देर के लिए हमले से बचा जा सकता था। लेकिन हीरो जब एक और वार से बचते हुए पीछे हटा, तो उसे समझ आ गया कि उस चबूतरे तक पहुंचने की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि उसके पास वहां तक भागने का समय ही नहीं होगा। उसी समय उसका दुश्मन फिर से तलवार उठाता है और उसके ब्लेड में जमा चांद की ताकत से आसपास की जगह कांपने लगती है। अगर मून नाइट का एक भी हमला सही निशाने पर लग जाता, तो आसपास की सारी रोशनी राख में बदल जाती। यही इस भयानक परीक्षा का असली मतलब था। इसे सबसे खतरनाक परीक्षाओं में से एक माना जाता था, क्योंकि यहां सबसे ताकतवर खिलाड़ी भी अपनी ताकत को ज्यादा समझने की गलती करके एक ही वार में मर जाते थे। तभी हीरो के सामने सिस्टम की एक सूचना दिखाई दी और उसने तुरंत उस पर ध्यान दिया। उसके सामने कई टाइलें दिखाई दी और अब उसे सही क्रम में उन पर कदम रखना था। पहले काली भेड़ वाली टाइल, फिर काले भेड़िए वाली टाइल, और इसी तरह आगे बढ़ना था। आगे जाने का यही एक तरीका था, और हीरो को याद था कि सिर्फ चिन्ह ही नहीं, बल्कि उनके रंग और उनका सही क्रम भी परीक्षा पार करने के लिए बहुत जरूरी था। ये क्रम पहले टेस्ट जैसा ही था, और खंडहर से बाहर निकलने तक उसी को बनाए रखना था। तभी जादुई दुश्मन अचानक तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, जैसे आग और लोहे का तूफान आ रहा हो। हीरो तुरंत छलांग लगाकर उस सीधे वार से बच गया, और उसने देखा कि जिस पहली टाइल पर उसे कदम रखना था, वो उसके ठीक नीचे थी। उसने पूरे भरोसे के साथ उस पर कदम रखा, जो चांद की रोशनी में चमकते हुए लाल शेर की तस्वीर वाली टाइल थी। हीरो को याद था कि हर रंग का अलग असर होता है, और उसने देखा कि सामने खड़ा योद्धा अचानक चौंक कर रुक गया। लाल टाइलों के असर से करुणा की आभा कमजोर होने लगी, उसकी ताकत कम होने लगी, उसकी चाल धीमी पड़ गई, और उसका सुरक्षात्मक कवच भी कमजोर हो गया। हीरो समझ गया कि अब हमला करने का समय आ गया है, और उसने अगले कदम के लिए खुद को तैयार किया, ताकि इस असर को और बढ़ाकर पहल अपने हाथ में ले सके। अगले ही पल वो लाल शेर वाली टाइल पर खड़ा हुआ और बिना रुके आगे बढ़कर लाल चांद वाली टाइल पर पहुंच गया। अब वो अपने दुश्मन के बहुत करीब था, लेकिन वो योद्धा पहले जैसा ताकतवर नहीं लग रहा था। करुणा अब काफी धीमा हो गया था और लगाई के दौरान बेकार की हरकतें ज्यादा करने लगा था। लाल टाइलों का असर 3 गुना बढ़ चुका था, और ये देखकर हीरो सावधानी से आगे बढ़ा। उसके सामने अब काली भेड़ की तस्वीर वाली टाइल थी, और उसने फैसला किया कि अब अगला कदम उठाने का समय आ गया है। जैसे ही करुणा पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ा, हीरो सही चिन्ह वाली टाइल पर कदम रख चुका था। उसी समय योद्धा के पीछे एक जादुई यंत्र खुल गया, और उससे आग की तेज धारा निकली, जो सीधे उसकी पीठ पर लगी। काली टाइलों ने हमले वाले जाल को सक्रिय कर दिया था, जिससे दुश्मन को भारी नुकसान हुआ, लेकिन साथ ही चांद की ढाल भी मजबूत हो गई, जो उसे बचा रही थी। हीरो समझ गया कि अब उसे फिर से लाल टाइलों पर कदम रखकर उस ढाल को कमजोर करना होगा, तभी वो अपना अगला हमला जारी रख सकेगा। इस दुश्मन को जल्दी हराना संभव नहीं था। करुणा ने हीरो की तरफ देखकर बुरी तरह हंसते हुए ताना मारा और कहा कि अगर ये घुसपैठिया सोचता है कि इन छोटी चालों से वो बच जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा घमंडी है। उसी समय हीरो ने अपने दुश्मन की चाल पर ध्यान दिया और समझ गया कि मूनलाइट स्लैश एक ही वार में मार सकता है। दुश्मन ने आखिरी हमला करने के लिए यही शक्ति इस्तेमाल करने का फैसला किया और अपनी सारी जादुई ऊर्जा हीरो पर केंद्रित कर दी। ऐसी स्थिति में खुद को संभालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जादुई हमला हर दिशा में फैल रहा था। इतने खतरनाक हमलों के बावजूद जब धूल शांत हुई, तो हीरो बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था, क्योंकि उसने मूनलाइट की मदद से खुद को बचा लिया था। ऊपर बैठे दर्शकों ने समझ लिया कि वो इसलिए बच पाया क्योंकि वो नीली टाइल पर खड़ा था, जिसने सुरक्षा को सक्रिय कर दिया था। उसी समय एक दर्शक ने घोषणा की कि वो पहला इंसान है जिसने अंतिम परीक्षा पार कर ली है। उसी बीच हीरो ने तेजी से कदम बढ़ाया, और जब करुणा ने फिर हमला किया, तो उसने लाल टाइल पर कदम रखने का फैसला किया। योद्धा गुस्से से बोला कि ये लड़ाई इस युवा हीरो की हार के साथ खत्म होगी और उसकी मौत तय है।
हीरो ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा और अपने आत्मविश्वास को साफ दिखाया। जब हीरो अपने पुराने साथियों के साथ खेलता था तो अक्सर उससे पूछा जाता था कि वो इतना आगे क्यों जाता है। तब बिजली के मुखौटे वाला एक दोस्त मजाक में कहता था कि हीरो मूनलाइट डांस करने वाला है। बाकी खिलाड़ी तब हैरान रह गए थे जब उन्हें समझ आया कि 3 लाल टाइलें दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा धीमा कर सकती हैं, और उन्होंने जीतने के बजाय बस बचने और भागने की योजना बनाई थी। काली टाइल ज्यादा नुकसान नहीं करती थी, लेकिन दुश्मन के खतरनाक हमले को सक्रिय कर देती थी, इसलिए उसका इस्तेमाल करना बहुत जोखिम भरा था। हीरो समझाने लगा कि इस लड़ाई का सिद्धांत बहुत सरल है। उसी समय करुणा को एक जोरदार चोट लगी और वो कुछ पल के लिए वहीं रुक गया, क्योंकि उसे ऐसे मोड़ की उम्मीद नहीं थी। युवा हीरो काली भेड़ वाली टाइल पर खड़ा होकर दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख रहा था। उसे समझ आ गया था कि जीत का रास्ता बस यही है। योद्धा का कवच अब साफ टूट चुका था और वो संतुलन बनाए रखने के लिए भारी सांसें ले रहा था। दुश्मन ने कहा कि इस लड़के को मूनलाइट की शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। अगले ही पल उसने फिर अपनी जादुई ताकत सक्रिय की और ऊर्जा की धारा सीधे हीरो की तरफ भेज दी। हीरो ने तुरंत हालात समझ लिए और फैसला किया कि बचने का एक ही तरीका है कि वो लाल टाइल पर कदम रखे। जैसे ही योद्धा पूरी तरह कमजोर होने लगा, हीरो ने तय किया कि अब काली निशान वाली टाइल पर कदम रखने का समय है। अगले ही पल वो तेजी से आगे कूदा और काली भेड़ की तस्वीर वाली टाइल पर खड़ा हो गया। इस हमले से करुणा कुछ सेकंड के लिए जम गया। जीत अब बिल्कुल करीब थी, क्योंकि दुश्मन का लगभग पूरा कवच टूट चुका था। करुणा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जिद्दी लड़का आखिर इतना आगे क्यों जा रहा है। तभी सिस्टम ने घोषणा की कि मून नाइट रोशनी में घिर चुका है और उसे भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन उसकी फुर्ती लड़ाई खत्म होने तक लगातार बढ़ती जाएगी। योद्धा ने सोचा कि अगर उसके पास ये घातक हमला ना होता तो उसकी इतनी बदनामी नहीं होती, लेकिन उसने गुस्से से कहा कि वो फिर भी दुश्मन को हरा कर रहेगा और तेजी से आगे बढ़ा। हीरो ने तुरंत समझ लिया कि मून स्टेप्स का पैटर्न बदल चुका है और अब लाल टाइलों से दुश्मन को धीमा करना संभव नहीं है। इसलिए उसने तय किया कि अब नीली टाइलों की मदद से हमले को रोकना होगा। हीरो ने दृढ़ आवाज में कहा कि अब इस द्वंद्व को खत्म करने का समय आ गया है। करुणा गुस्से में चिल्लाया कि इस बदतमीज लड़के को अपनी हद में रहना चाहिए और याद रखना चाहिए कि नियम तोड़ने वालों को हमेशा सजा मिलती है। लेकिन हीरो ने तेजी से वार से बचते हुए मन ही मन सोचा कि यही उनके इस मुकाबले का आखिरी हमला होगा। योद्धा ने फिर अपनी सबसे खतरनाक तकनीक इस्तेमाल की, जिसे मून लाइट स्लैश कहा जाता था, और लड़ाई फिर से भड़क उठी। हीरो जानता था कि अगर इस बार वो समय पर नहीं बचा तो उसी जगह उसकी मौत हो जाएगी। अब उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था कि वो सही क्रम में टाइलों पर चलता रहे और रोशनी की चमक के बीच सही समय पर हमला करे। मून लाइट डांस नाम बिल्कुल सही था, क्योंकि उनकी लड़ाई सच में एक पागल और खतरनाक नृत्य जैसी लग रही थी। हीरो हर कदम बहुत ध्यान से रख रहा था और सही टाइलों पर कदम रखता जा रहा था। भले ही उसके चारों तरफ जादू का तूफान मचा हुआ था और पत्थर की दीवारें टूट रही थीं। करुणा गुस्से में चिल्लाया कि वो इस घमंडी इंसान को खत्म कर देगा, लेकिन अगले ही पल वो अचानक रुक गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं जब उसे समझ आया कि अब हमला टालना नामुमकिन है। वार इतनी सटीकता से किया गया था कि बचने का कोई मौका ही नहीं था। योद्धा का हेलमेट कई मीटर दूर जाकर गिरा और उसका सिर खुल गया। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहे, तनाव में भरे हुए और बिना पलक झपकाए एक दूसरे को देखते रहे। आखिरकार करुणा ने उदासी से सिर झुका लिया, अपने स्वामी की तरफ मुड़ा और स्वीकार कर लिया कि वो अपने मिशन में असफल हो गया है। अंतिम वार पड़ने से ठीक पहले उस योद्धा ने क्षमा मांगी। हीरो ने गहरी सांस ली और देखा कि उसका पराजित दुश्मन ठंडे पत्थर के फर्श पर गिर पड़ा और उसकी तलवार हल्की आवाज के साथ दूर लुढ़क गई। तभी सिस्टम ने घोषणा की कि उसने भूले हुए चांद के खंडहरों की अंतिम परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली है। उसके सामने इनाम चुनने का विकल्प आया। एक खजाने का संदूक प्रकट हुआ और उसके साथ हीरो को मून हंटर की उपलब्धि और द वन हु टॉपर्ड द मून का खिताब भी मिला। हीरो को बिजली के मुखौटे वाले उस देवता की बात याद आई जिसने एक बार उससे पूछा था कि वो करुणा को हराने की कोशिश क्यों कर रहा है, जबकि वो चाहे तो बस बचकर भी निकल सकता था। लड़ाई से बचने की बात पर हीरो ने मन ही मन जवाब दिया कि दुश्मन को छोड़कर निकल जाना सही रास्ता नहीं है, उसे हराना ही ज्यादा सही था। यही सोचते हुए उसने पराजित योद्धा की तरफ ध्यान से देखा। ये उसी का सोचा समझा फैसला था कि वो यही तरीका चुने, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हीरो ने जादुई शक्ति छोड़ी और उस योद्धा को आदेश दिया कि अब वो उसकी सेवा करे। ये उसकी खास शक्ति शैडो समनिंग का इस्तेमाल था।
कुछ ही देर बाद सिस्टम ने बताया कि मून नाइट करुणा की छाया को सफलतापूर्वक बुला लिया गया है। करुणा की छाया मूनलाइट की शक्ति की नकल नहीं कर सकती थी, इसलिए उसकी ताकत कम हो गई और पूरी चांदनी खत्म होने तक कमजोर ही रहती। बुलाए गए इस साये की रैंक भी कम थी और उसमें उसकी असली ताकत का सिर्फ 20% ही बचा था। ऊपर से देख रहे लोग पूरी तरह हैरान रह गए, क्योंकि वे उसे अब तक एक नौसिखिया समझ रहे थे, लेकिन अब वो बिल्कुल अलग दिख रहा था, जैसे उनके सामने कोई असली माहिर खिलाड़ी खड़ा हो। हीरो ने अपने नए अधीन योद्धा की तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और सोचा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। भले ही उसकी ताकत 20% रह गई थी, लेकिन समन्नर क्लास ने उसे जिंदा रहने का अच्छा मौका दिया था, क्योंकि किसी साये को बुलाने के लिए बस उस दुश्मन को हराना पड़ता है जिसकी छाया मौजूद हो। अब इनाम देखने का समय था। युवा हीरो का स्तर बढ़ चुका था और इसके साथ कई नई विशेषताएं भी मिल गईं। एटर्निटी की दुनिया में लेवल बढ़ने पर 4 स्थायी गुण अंक मिलते थे और 4 ऐसे अंक जिन्हें खिलाड़ी अपनी इच्छा से बांट सकता था, जबकि स्थायी अंक पेशे के हिसाब से जुड़ते थे। बाकी अंक वो अपनी पसंद से बढ़ा सकता था और एक सच्चे शैडो समन्नर की तरह हीरो ने अपनी बुद्धि बढ़ाने का फैसला किया। इनामों में एक उपयोगी वस्तु भी थी, मूनलाइट तलवार, जो उसे करुणा को हराने पर मिली थी। ये वही तलवार थी जिसे वो पहले भी इस्तेमाल कर चुका था और जिसकी खूबियां बहुत अच्छी थीं। हीरो ने तय किया कि वो इसे अपने साये को दे देगा, क्योंकि समन्नर की छायाओं की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। वे खुद मजबूत हो सकती हैं और अपने हथियार भी बदल सकती हैं। दूसरे प्रकार के बुलाए गए जीव अपने मालिक की ताकत पर निर्भर होते हैं और उन्हें अलग से मजबूत करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन छायाएं लंबे समय में ज्यादा उपयोगी साबित होती हैं। हीरो को एक ऐसा दंड भी मिला जो बुद्धि को बढ़ाता था और वो इस वस्तु की असली ताकत जानता था। हालांकि देखने वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसने यह गुण क्यों चुना, क्योंकि उनकी नजर में बुद्धि एक बेकार गुण माना जाता था। इसके अलावा उसे एक ऐसी वस्तु भी मिली जिसकी उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। उसे खाना पड़ता था और हीरो एक खास तरीका जानता था जिससे उसका असर और बढ़ाया जा सकता था। अपनी जांच पूरी करने के बाद युवा हीरो ने संतोष के साथ अपने सिस्टम में दिख रहे नए आंकड़ों को देखा। उस वस्तु का खास प्रभाव थोड़ा अजीब था, लेकिन उसने सोचा कि अगर यह करुणा पर काम कर सकता है तो शायद उसकी अपनी ताकत भी बढ़ा सकता है। कुछ ही पलों बाद उसने अपने सभी इनामों की जांच पूरी कर ली और परिणाम से वो काफी खुश था। अब आगे बढ़ने का समय आ गया था, क्योंकि सामने एक नया एडवेंचर उसका इंतजार कर रहा था, जिसका नाम था 5 दोस्त भाई। पैंडिया पहाड़ों की दक्षिणी तलहटी में बदसूरत ट्रोलों की कई जातियां रहती थीं और उनमें से स्टोन फैंग कबीला अपने नेता को चुनने के लिए एक खास और बेहद क्रूर तरीका अपनाता था ताकि उनका अस्तित्व बना रहे। उनका मौजूदा नेता टायरन जमाद एक बेहद खतरनाक और हिंसक ट्रोल माना जाता था, जिसकी ताकत से पड़ोसी कबीलों तक में डर फैल जाता था। हीरो का काम था किसी भी तरह स्टोन फैंग कबीले को कमजोर करना और अगर संभव हो तो उनके नेताओं में से कम एक को खत्म करना। लेकिन सिस्टम ने चेतावनी दी कि अगर वो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया तो उसकी मौत तय है और उसके पास सिर्फ 20 घंटे 47 मिनट का समय बचा है। हीरो ने अंदाजा लगाया कि अभी लगभग दोपहर हो चुकी है और अगर वो अभी निकलता है तो शायद कल सुबह तक ही सुरक्षित जगह तक पहुंच पाएगा। एडवेंचर की दुनिया में आराम बहुत कम मिलता था और वो भी आमतौर पर हर 2 मिशनों के बाद ही मिलता था। 5 भाइयों वाला ये मिशन उन्हीं में से एक था जिसमें कठिनाई ज्यादा होने की उम्मीद थी। उसके सामने 5 अलग अलग लक्ष्य थे और वे सभी पहाड़ी इलाके में थे, जहां ट्रोल हर पत्थर और हर रास्ते को अच्छी तरह जानते थे। ये काम आसान नहीं होने वाला था, खासकर जब वहां कड़ी सुरक्षा भी थी। थोड़ा सोचने के बाद हीरो को समझ आया कि इस परीक्षा को पार करने का उसके पास केवल एक ही तरीका है। विवरण के अनुसार ये एडवेंचर 5 लोगों की टीम के लिए बनाया गया था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो यहां अकेला क्यों है। समय बहुत कम बचा था और उसे तुरंत आगे बढ़ना था, नहीं तो टाइमर लगातार उसकी सफलता की संभावना कम करता जाएगा। हीरो को याद आया कि पिछली बार सिस्टम ने उसे ठीक 6 घंटे दिए थे, लेकिन इस बार टाइमर पर एक अजीब संख्या दिख रही थी, 20 घंटे और 47 मिनट। ये असमान संख्या उसे संदिग्ध लगी और थोड़ी देर बाद उसे एक अंदाजा हुआ। शायद उस टीम के बाकी सदस्य जिनके लिए यह परीक्षा बनाई गई थी पहले ही मर चुके थे और उनका बचा हुआ समय जीवित बचे व्यक्ति को मिल गया था। उसने सिस्टम की स्क्रीन की लाल चमक को ध्यान से देखा और समझ गया कि अब उसे यह मिशन अकेले ही पूरा करना होगा। फैसला करने के बाद हीरो आगे बढ़ा और थोड़ी ही देर में उसका ध्यान पहाड़ों के नीचे बने एक चौकी पर गया। हवा में एक हरा झंडा लहरा रहा था, जिसे हीरो तुरंत पहचान गया।
स्टोन फैंग कबीला। ये झंडा केवल खास मौकों पर लगाता था, जब वे फसल के त्योहार के दौरान धरती के ड्रैगन टैंग्रिड का आशीर्वाद मांगते थे। ये जगह स्टोन फैंग कबीले के इलाके का निचला हिस्सा था, वो सीमा जहां से ट्रोलों की जमीन शुरू होती थी और जहां उसकी नई परीक्षा शुरू हो रही थी। हीरो सतर्क हो गया और उसने आसपास और ध्यान से देखा। तभी दूर उसे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। चारों तरफ लाशें पड़ी थीं, ऐसे लोग जिन्हें इन जंगली ट्रोलों ने बेरहमी से मार डाला था। और ये दृश्य देखकर उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने उनके कपड़ों और कवच को ध्यान से देखा और समझने लगा कि वे कौन थे। उनमें से एक साफ तौर पर पुजारी लग रहा था। उसके भारी कवच और चिन्हों से यह पता चलता था। दो लोग आगे लड़ने वाले योद्धा थे और एक धनुर्धर था। टीम के लिए यह एक अच्छा संयोजन था। एक पुजारी, दो अग्रिम योद्धा और एक तीरंदाज। अगर सही तालमेल होता तो वे इस एडवेंचर को बिना इतने खून खराबे के पार कर सकते थे। लेकिन अब पीछे मुड़कर पछताने का कोई फायदा नहीं था। जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था, और अफसोस करने से कुछ ठीक नहीं होने वाला था। अब हीरो अकेला था और उसे जल्दी से कोई रणनीति बनानी थी, क्योंकि अकेले मिशन पूरा करना बहुत कठिन होता है। उसने सोचते हुए अपनी ठुड्डी खुजलाई और समझ गया कि अब उसे वही तरीका अपनाना पड़ेगा जिसके बारे में वो लंबे समय से सोच रहा था। तभी सिस्टम ने बताया कि हीरो पहाड़ी गांव में पहुंच चुका है और उसके सामने विकल्प हैं कि वो एक एक करके घरों पर हमला करे ताकि घात लगाकर होने वाले हमलों को कम किया जा सके, या फिर रात होने तक छिपकर इंतजार करे और बाद में योजना बनाकर लौटे। टाइमर में अभी 20 घंटे 39 मिनट बाकी थे और हीरो ने दृढ़ निश्चय किया कि वो इस एडवेंचर को पूरा करेगा ताकि सबसे अच्छा इनाम हासिल कर सके। एटर्निटी की दुनिया हमेशा अपने खिलाड़ियों के हर कदम पर प्रतिक्रिया देती थी। यहां एक छोटा सा कदम भी इतिहास की दिशा बदल सकता था। एडवेंचर में किए गए हर फैसले का असर पूरी दुनिया पर पड़ता था, और अगर उसकी योजना काम कर गई तो वो इतिहास की किताबों में एक नई कहानी लिख देगा। पहला विकल्प साफ था कि सबसे पास वाले घरों से शुरू करके क्रम से हमला किया जाए, लेकिन हीरो अच्छी तरह जानता था कि यह कितना खतरनाक हो सकता है, भले ही करुणा उसकी मदद कर रहा हो। दूसरा विकल्प था रात होने का इंतजार करना और अंधेरे में हमला करना, जो सुनने में अच्छा लगता था लेकिन अकेले योद्धा के लिए बहुत जोखिम भरा था। इसलिए उसने तीसरा विकल्प चुना कि पहले इलाके की जांच की जाए, जानकारी इकट्ठा की जाए और दुश्मन की कमजोर जगह का पता लगाया जाए। सबसे पहले उसकी दिलचस्पी रॉकी पहाड़ों के उस निर्वासित व्यक्ति में थी जिसके बारे में लोग केवल धीमी आवाज में बात करते थे। जानकारी के अनुसार इन पहाड़ों में 5 चोटियां थीं और सबसे ऊंची चोटी पर स्टोन फैंग कबीला रहता था, जबकि बाकी चोटियों पर दूसरे खतरनाक जीव रहते थे जो कम खतरनाक नहीं थे। पसंद आई हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर दो नेक्स्ट पार्ट, और मांगाला चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। गाइज आपको बता दूं, इस मांगा के 1 घंटे की 5 वीडियो अपलोड करूंगा कंटिन्यू, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसका अच्छा सपोर्ट मिला तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।